हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम नालंदा इसके इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हिंदी की इस 10 दिन की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदी का ये जो दूसरा अध्याय है मैं आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूं। पिछली कक्षाओं में काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण अध्यायों को लेकर के काफ़ी अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है मैंने। देखिए, आशा करता हूँ पूर्व में जितने भी महत्वपूर्ण अध्याय मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको भली भांति समझ में आए होंगे। देखिए, विवेक शुक्ला सर जी के मार्गदर्शन में नालंदा एस की पूरी टीम का जो ये प्रयास चल रहा है वो मेरे हिसाब से सराहनीय है। अभी आप जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दें ताकि लॉकडाउन जैसे ही खुलता है और काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, उन वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो सके, आप लोग अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो समय को व्यर्थ ना गंवाएं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। तो हिंदी की जो दूसरी टेस्ट सीरीज है मैं आज आपके सामने लेकर के पेश हुआ हूँ। देखिए, आज का जो हमारा प्रयास है वो हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी विविधताएं हैं, उसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है वो हिंदी का संक्षिप्त इतिहास है। देखिए, सबसे पहले जो एक भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत समय के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वो 3 भागों में बट गई। तो सबसे पहला जो इसका भाग था वो लौकिक संस्कृत था, दूसरा जो भाग था वो पाली भाषा था, तीसरा जो भाग था वो प्राकृत भाषा था। देखिए, यहाँ अलग अलग पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राकृत जो आपकी लौकिक संस्कृत थी उसका स्वरूप ज़्यादा चल नहीं सका क्योंकि वो साहित्य की जो पुस्तकें हैं केवल वहीं तक सीमित रह गई। जो हमारी दूसरे नंबर की भाषा थी पाली, तो पाली भाषा को हम प्रथम देश भाषा कहते हैं। प्रथम देश भाषा की श्रेणी में इसको रहेंगे। अगर प्रश्न बने कि प्रथम देश भाषा क्या है तो वो पाली भाषा है। देखिए, पाली भाषा बौद्ध धर्म द्वारा बोली गई, यानी महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक थे। महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक होते हुए बौद्ध धर्म द्वारा इस भाषा को बोला गया। वहीं मैं बात कर रहा हूँ प्राकृत भाषा की। तो प्राकृत जो भाषा थी जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के उपदेश कह सकते हैं, जैन धर्म द्वारा जो भाषा बोली गई उसको प्राकृत भाषा कहेंगे। देखिए, संस्कृत के बाद ये जो भाषाएं 3 भागों में बट गई। तो हिंदी के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो पाली भाषा का रहा है। यहाँ पाली भाषा लोगों को ज़्यादा पसंद आई, लोग ज़्यादा इसको समझने लगे, पाली भाषा से लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। तो पाली भाषा के समय के अनुसार 3 खंड हो गए। सबसे पहला शौरसेनी कहलाया, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश कहलाया। अब इन 3 भाषाओं में कंपटीशन होने लगा समय के अनुसार। तो 3 भाषा में कंपटीशन जो हुआ इसमें शौरसेनी जो अपभ्रंश था इससे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, लोगों को ज़्यादा अच्छी भाषा लगी। तो यहाँ पर इसके 2 भाग हो गए, नागर अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। देखिए, नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी के विकास की अगर हम बात करें तो वहीं अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। देखिए, यहाँ पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों ने मिलकर के हिंदी का विकास किया, हम इसको कह सकते हैं हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी के विकास, यहाँ आपके सामने एक पॉइंट है, हिंदी के विकास का सही क्रम पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, अपभ्रंश थी, अवहट थी, हिंदी थी। तो कहीं ना कहीं ये हिंदी के विकास में कहीं ना कहीं संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट से होते हुए हिंदी का विकास हुआ है। देखिए, यहाँ अगर प्रश्न बन जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगर अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो अवहट से हुआ है, अवहट ऑप्शन में नहीं तो अपभ्रंश से, अपभ्रंश भी ऑप्शन में नहीं तो प्राकृत से, प्राकृत नहीं तो पाली से। एक विविध प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी की जो आदि जननी है वो आपकी संस्कृत है, इसका विशेष ध्यान रहेंगे। कभी कभी हिंदी के विकास का क्रम पूछ लिया जाता है, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो उसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अब यहाँ जो हमारे अपभ्रंश चल रहे हैं, अपभ्रंश की सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ हमारे अपभ्रंश का विकास हो गया बीच बीच में। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अपभ्रंश से उपजी या निकली आधुनिक भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास।
तो यहाँ जो अपभ्रंश आपके चल रहे थे, शोरसेनी अपभ्रंश था, अर्धमागधी अपभ्रंश था, मागधी अपभ्रंश था, खस अपभ्रंश है, ब्राचड है, महाराष्ट्री है। देखिए अभी तक आपने शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश पढ़ा, लेकिन खस अपभ्रंश है, ब्राचड है, महाराष्ट्री है, कहाँ से आए? तो देखिए जिस समय शोरसेनी अपभ्रंश चल रहा था तो उसके कई क्षेत्र उसने अपने माध्यम से कई क्षेत्रों का विकास किया, जैसे खस उसमें ब्राचड और महाराष्ट्री मुख्य थे। तो यहाँ जो शोरसेनी अपभ्रंश था, शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, इन उपभाषाओं का विकास हुआ। देखिए जो उपभाषाएं निकली हैं वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से निकली हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकास हुआ था वो पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ था। मागधी से, अगला जो पॉइंट है, मागधी से बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। वहीं खस से, जो खस अपभ्रंश है, खस अपभ्रंश से जो विकास हुआ है पहाड़ी, और ये शोरसेनी से प्रभावित है, शोरसेनी से इसका विकास हुआ है। वहीं जो आपका अगला पॉइंट है ब्राचड, तो ब्राचड से पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ है, और ये शोरसेनी से काफ़ी प्रभावित है। वहीं आपका महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है, इससे मराठी जो भाषा है ये इसका विकास हुआ, और ये कहीं ना कहीं शोरसेनी से ही प्रभावित हैं। शोरसेनी बड़ा मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ एक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि बिहारी किस अपभ्रंश में आती है? तो मागधी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी किस अपभ्रंश में आती है? अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, ये आदि किस अपभ्रंश में आती हैं? तो ये आपके अपभ्रंश में आती हैं। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान दें इन पॉइंटों पर। अब देखिए एक भिन्न प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपभ्रंश से निकली उपभाषाएं हैं, वर्तमान में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उपभाषाओं की संख्या 5 है। आपसे पूछा जाए अगर संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 5 है। तो हिंदी के विकास में किन किन भाषाओं का योगदान रहा? तो सबसे पहले आपकी पश्चिमी हिंदी, जो कि शोरसेनी अपभ्रंश से उद्धृत है। उसके बाद में पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इन भाषाओं का विकास हुआ, इन उपभाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से। तो उपभाषाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा कि 5 उपभाषाओं की संख्या है। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। देखिए अभी इन उपभाषाओं ने कुछ बोलियों को विकसित किया, कुछ बोलियों का विकास हुआ इनके माध्यम से। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो पश्चिमी हिंदी आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। तो ये जो आपकी 5 भाषाएं हैं, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियाँ आती हैं, वो आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी है, और बुंदेली। इन भाषाओं का, इन बोलियों का जो विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। वहीं आपका दूसरा पॉइंट है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। सबसे पहला अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका बिहारी भाषा है। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। वहीं आपका जो चौथा पॉइंट है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। वहीं आपका जो अगला पॉइंट है पहाड़ी हिंदी भाषा। तो पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूं और नेपाली। देखिए नेपाली को मान्यता नहीं है। तो यहाँ अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी संख्या 17 या 18 हो जाती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि उपभाषाओं की, अपभ्रंश से निकली उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 5। अब पूछा जाए आपसे कि इन उपभाषाओं से निकलने वाली बोलियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 17 या 18 होगा। तो देखिए यहाँ मैं अगर आपको एक पॉइंट क्लियर कराऊँ, देखिए यहाँ आप देखिए जो राजस्थानी है, राजस्थानी की जो 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी है और जयपुरी ढूंढारी है। पूर्वी देखिए राजस्थानी है, मेवाती है, मालवी है। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के पूरब में, तो राजस्थान के पूरब में जयपुरी है, ढूंढारी इसका दूसरा नाम है। इसको हाड़ौती भी कहा जाता है। देखिए इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो राजस्थान है। वही मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी मोस्ट पॉइंट है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी है, खड़ी बोली है, बांगरू का हरियाणवी,
इसका दूसरा नाम है, इसका एक नाम जाटू भी है। जाटू बांगरू को ही कहा जाता है। तो यहाँ ये जो कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी है, इसको आकार बहुला में कहेंगे। आकार बहुला की अवस्था में रखते हैं। इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, इसलिए इसको आकार बहुला वाले क्षेत्र में रखेंगे। तो इसका जो उसके अलावा जो ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, उसको हम ओंकार बहुला में रखेंगे। क्यों रखेंगे? इनका क्षेत्र कम विकसित है, इसलिए इनको ओकार बहुला में रखा जाता है। इसका जो क्षेत्र है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, पश्चिमी जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां थीं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इनका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, काफ़ी मोस्ट पॉइंट हैं। देखिए बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। इसका जो क्षेत्र है वो बिहार और उत्तर प्रदेश है। अगली मैं बात करूँ, पहाड़ी हिंदी जो है उसके अंतर्गत 2 बोलियां यानी कुल मिला के 3 है, 2 को मान्यता है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली को मान्यता है। इसका जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। देखिए नोट पॉइंट बड़ा मोस्ट है। भाषा, एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 2 मुख्य उपभाषाएं हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो उपभाषाएं वैसे तो हमारी 5 हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपकी उपभाषाएं 2 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से बोलियां कितनी हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। तो वैज्ञानिक जो दृष्टि से अगर मैं बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टि से 8 बोलियां हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से उपभाषाएं कितनी हैं? 2 उपभाषाएं हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। तो हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। ये देखिए, अब इनका थोड़ा सा क्षेत्र पढ़ लेते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली कौरवी का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग है, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। इसका ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। ब्रजभाषा की बात करें, शोरसैनी के मध्यवर्ती रूप से हुआ है इसका विकास। यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हरियाणवी की बात करें, इसका हरियाणवी का जो विकास हुआ है वो शोरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसका हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग इसमें आता है। बुंदेली की बात करें, बुंदेली का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगर हम कन्नौजी की बात करें, कन्नौजी का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई तथा पीलीभीत है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी है और बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। तो अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर का अंशतः भाग कुछ अंश में बोली जाती है, और उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर खीरी, लखीमपुर खीरी मतलब फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि में अवधी को बोला जाता है। वहीं मैं अगर बात करूं बघेली की, तो बघेली का तो अर्धमागधी अपभ्रंश से ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका जो क्षेत्र है रीवा, सतना, शहडोल है, मैहर है तथा उसके आसपास का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो अपभ्रंशी और इसका अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका जो क्षेत्र है सरगुजा है, कोरबा है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, खैरागढ़ है, रायपुर है, दुर्ग है, नंदगांव आदि, कांकेर आदि में इसको बोला जाता है। देखिए राजस्थानी की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थानी के जो पश्चिमी राजस्थानी है उसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी, ढूंढारी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। देखिए पश्चिमी राजधानी के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजधानी का जो क्षेत्र है उसका उद्भव शोरसैनी से हुआ है। देखिए जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी जो है इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि है। उत्तरी राजस्थानी का यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है।
इसकी एक मिश्रित बोली अहीरवाटी है, काफ़ी मोस्ट पॉइंट है। उत्तरी राजस्थानी की जो मिश्रित बोली है उसको हम अहीरवाटी कहते हैं, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थानी मालवी है इंदौर, उज्जैन, देवास, सतनाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए पहाड़ी हिंदी की बात करें, पहाड़ी हिंदी की दो बोलियों के दो भाग हैं। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं तथा गढ़वाली क्रमशः कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी, देखिए बिहार में हिंदी की 3 बोलियां हैं। तो 3 बोलियां हैं इसमें। सबसे पहले मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह पटना, गया, पलामू और हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि के क्षेत्र में बोली जाती है। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें, भोजपुरी। यह मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकास इसका हुआ है। इसका क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारंग तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट यहाँ बता देता हूँ जो भी पॉइंट है। देखिए भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इसके अनेक धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं। देखिए भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुआना, त्रिनिडाद आदि में बोली जाती है। अगला जो पॉइंट है आपका मोस्ट है, भोजपुरी में लिखित साहित्य नगण्य है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का भारतेंदु इसको कहा जाता है। तो कुछ पॉइंट और हैं यहाँ पर मोस्ट, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनने की संभावना रहती है उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है आपके सामने, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए, हिंदी के सही क्रम मैंने आपको बताया था। हिंदी के विकास का सही क्रम पहले संस्कृत थी, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट है, फिर उसके बाद में हिंदी है। तो इसमें पहला पॉइंट यहाँ आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। जो दूसरा आपका प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है। तो यहाँ आपके सामने दूसरा प्रश्न है। देखिए मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है, तो इसका शोरसेनी से इसका संबंध है, क्योंकि अपभ्रंश और प्राकृत शोरसेनी यहाँ दे रखी है, क्रम से दे रखे हैं। अपभ्रंश है, शोरसेनी आपका अपभ्रंश होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो पॉइंट है बड़ा मोस्ट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था इसको। अगला जो चौथा प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। देखिए मोस्ट पॉइंट है, तो 3 और 4 जो प्रश्न दोनों मोस्ट हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। और साहित्यिक अपभ्रंश को, यहाँ देखिए साहित्य लग गया, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था। अगला जो पॉइंट है हमारा 5वां प्रश्न जो है, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो मैंने अभी आपको पूरे पॉइंट पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, तो इसका आंसर राजस्थानी होगा। वहाँ छठा प्रश्न है आपका, हिंदी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है संक्रांति काल या फिर संक्रमणकालीन काल इसको हम कहते हैं। 7वां जो प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था। तो देखिए खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम किसने रचना लिखी थी, तो अमीर खुसरो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, अगला जो प्रश्न है हमारा 8वां जो प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो जो 8वां प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा आपका रामा राजा मंजू को माना है। देखिए पंजाबी का विकास अभी मैंने आपको पढ़ाया, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो जो 9वां प्रश्न है इसका आंसर पेशाची हो जाएगा या फिर ब्राचट। इसमें 2 आंसर हैं, पेशाची ब्राचट को ही कहा जाता है, तो पेशाची इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर ब्राचट ये आपका पहाड़ी होगा, पेशाची कहेंगे इसको, पेशाची इसका सही आंसर होगा डी।
अगला जो पॉइंट है आपका, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो 10 प्रश्न है इसका आंसर होगा मागधी से हुआ है। अगर इसमें अपभ्रंश पूछा जाए तो अपभ्रंश से हुआ है, ये पॉइंट है आपका। इस अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से ये पॉइंट बना है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा 11वां जो प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, इसका आंसर दूसरा होगा। अगला 12वां जो प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? अभी मैंने आपको ये पॉइंट अच्छे से पढ़ाया है। पूर्वी हिंदी की बोली बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी आपकी मागधी में आती है। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। जो आपका 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न का मिलान करना है। 13वां जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पहले वाले का आंसर पहले ही होगा, और दूसरे, ये क्रम से सेट है, दूसरे का दूसरा ही होगा, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा आंसर होगा। तो इसका क्रम से ही दे रखा है। अगला जो पॉइंट है हमारा 14वां जो प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश से जो उत्पन्न भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी और गुजराती है। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। वहीं मैं बात कर रहा हूँ 15वें प्रश्न की। जो 15वां जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो आपकी अवधी नहीं है, बिहारी के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है, देखिए मोस्ट पॉइंट जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की जो भाषाएं हैं, जो 16वें प्रश्न है, इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। यानी तीसरा आंसर है, 5 बोलियाँ होती हैं इसकी, 5 उपभाषाएं होती हैं, और इन उपभाषाओं में 17 बोलियाँ फिर 18 बोलियाँ आती हैं। देखिए अगला पॉइंट है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं, आपका जो 17वां प्रश्न है इसका आंसर पश्चिमी हिंदी में डी हो जाएगा। देखिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो 18वां जो प्रश्न है इसका आंसर ए होगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला जो पॉइंट है आपका 19वां जो प्रश्न है, 19वें प्रश्न का आंसर भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियों से संबंधित है, कौन सी है? तो बिहारी है। देखिए सिंधी भाषा का जो 20वां प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो 20वां जो प्रश्न है तो ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। 21वां जो प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था अहीर वाटी का संबंध किससे है। तो 21वां जो प्रश्न है इसका आंसर उत्तरी राजस्थानी हो जाएगा। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। अवधि का जो उद्भव हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अर्धमागधी से हुआ है। जो 23वां प्रश्न है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली भाषा में जो साहित्य में सृजन किया है किस राइटर के माध्यम से किया गया है? तो जो 23वां प्रश्न है इसका आंसर विद्यापति हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 24वां जो प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम ढूंढारी है, ढूंढारी कहते हैं इसको हाड़ौती भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी मोस्ट है, 25वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो जो 25वां प्रश्न है ब्रज भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? यानी अवधि भाषा में नहीं है, ब्रज भाषा में है, इसको आपको बताना है। 3 बोलियां जो हैं, 3 जो रचनाएं हैं वो अवधि भाषा में है कहीं ना कहीं। तो जो 26वां प्रश्न है इसका आंसर कवितावली हो जाएगा, ब्रज भाषा में लिखित है। अगला पॉइंट है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो जो 27वां प्रश्न है इसका आंसर राज लक्ष्मण सिंह ने किया था। 28वां जो प्रश्न है, 28वां प्रश्न देख लेते हैं, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो मुख्य केंद्र रूप से वो मेरठ में बोली जाती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 28वां जो 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न को देख लेते हैं। 29वां जो प्रश्न है, किसी क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बड़ा मोस्ट पॉइंट है। तो 29 वाला जो प्रश्न है वो बनारस यानी वाराणसी में जो बोली बोली जाती है उसको काशिका भी कहा जाता है, मोस्ट पॉइंट है। 30वां जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो 30वां प्रश्न है इसका आंसर शोरसेनी हो जाएगा, मोस्ट पॉइंट है। अगला जो 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा आपको बतानी है। इसमें 4 ऑप्शन है, उड़िया है, बांग्ला, असमिया, कन्नड़ है। तो जो 31वां प्रश्न है इसका आंसर कन्नड़ हो जाएगा। 32वां प्रश्न जो है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? तो जो 32वां प्रश्न है इसको हम ब्रजभाषा कहेंगे, मोस्ट पॉइंट है। देखिए खड़ी बोली आप इसको ना समझें, खड़ी बोली इसका आंसर नहीं होगा, ब्रजभाषा होगा। अगला जो प्रश्न है 33वां, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है?
तो देखिए ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो 33वें प्रश्न का आंसर पहला हो जाएगा, शूरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। देखिए अगला जो प्रश्न है 34वां जो प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम सागर में हुआ है। देखिए 34 का आंसर चौथा होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना है आपको 35वां प्रश्न। तो 35वां प्रश्न का आंसर खड़ी बोली का दूसरा नाम कौर भी होता है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो 36वां प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास द्वारा। मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो 37वां प्रश्न है इसका आंसर पूर्वी हिंदी हो जाएगा। 38वां प्रश्न खालिक वारी किसकी रचना है? मोस्ट पॉइंट है। 38वें प्रश्न का आंसर मीर खुसरो हो जाएगा, बड़ा मोस्ट पॉइंट है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये हमारा 39वां प्रश्न कहता है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो विकास माना जाता है वो आपका मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा, देखिए 40वां प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है। अगला जो प्रश्न 41वां, निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसका आंसर आपका मैथिली हो जाएगा, बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। 42वें प्रश्न का आंसर डी होगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सबसे पहला इसका पॉइंट ए आंसर हो जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। अगला जो प्रश्न है 45वां, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो जो 44 का आंसर है वो दूसरा होगा, 14 सितंबर 1949 को। 1953 से लगातार ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 2006 से मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो 45 का आंसर भारत मित्र को कहा जाता है। इसका आंसर 45 का आंसर डी होगा। वहीं मैं बात करूं संविधान के 46वें प्रश्न की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 46 का आंसर पहला होगा, 343। नागरी प्रचारिणी सभा जो आपका 47वां प्रश्न है, 47वें प्रश्न की बात करें, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारिणी की सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1893 में हुई थी। अगला जो पॉइंट है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे? तो शिव कुमार थे और बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। वहीं 49वां जो प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? अभी आपने पढ़ा फिर उसको रिवाइज कर दिया है प्रश्न को। तो जो 49वां प्रश्न है इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह तथा राम नारायण मिश्र, ये तीनों ही थे। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, सेकंड लास्ट प्रश्न है, हिंदी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बड़ा मोस्ट पॉइंट है, इसका आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि की विशेषता है कि वो वहाँ से दाएं लिखी जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आप भली भांति जानते हो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।